नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज साइंस की क्लास नंबर 15 है और 15वीं क्लास के अंदर परमाणु व अणु की सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास जो है वो अणु परमाणु की हो चुकी है। तो ये क्लास देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पिछली क्लास जरूर देखें, क्योंकि जब भी हमारे किसी भी टॉपिक की पहली क्लास होती है तो वो अपनी बेसिक के ऊपर चलती है। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं अपनी हर क्लास के अंदर पहले बेसिक क्लियर किया जाता है, उसके बाद में जो लेवल होता है वो लेवल अपने यहाँ पर अचीव करते हैं। ठीक है, और इस तरीके के प्रश्नों को कवर किया जाता है जो कि अपने पेपर में डायरेक्ट अपने को देखने को मिले। ठीक है, तो अणु व परमाणु के ऊपर अपनी सेकंड क्लास है, तो पिछली क्लास आप जरूर देखें। अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो ये क्लास भी आप डायरेक्ट अगर देख रहे हैं तो पहले ये देख लें, उसके बाद में फिर वो क्लास देख लेंगे तो भी ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पिछली क्लास के अंदर जो हमने बातें की थी वो परमाणु के ऊपर, वो बातें की थी हमने परमाणु के ऊपर। तो आज की क्लास के अंदर कुछ अणु के ऊपर बात करेंगे और साथ में यौगिक के बारे में और कुछ साइड के जो टॉपिक होते हैं उनके बारे में हम समझते हुए चलेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अणु के साथ ही साथ में थोड़ा सा मैं परमाणु का भी आपका रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि जब मैं 10वीं क्लास के अंदर था तो 10 क्लासों तक 10 सालों तक साइंस पढ़ ली थी, पर वास्तव में ये नहीं समझ में आया था कि आखिरकार परमाणु है क्या। परमाणु पढ़ रहे हैं लेकिन परमाणु वास्तव में होता क्या है। देखो परमाणु वास्तव में क्या होता है, अगर विजुअलाइजेशन बताऊं जो आपने रियल लाइफ के अंदर देखा है उसके आधार पर अगर मैं बताऊं तो जैसे रोशनदान होता है, रोशनदान के अंदर जो छोटे छोटे आपके दाने दिखाई देते हैं वो परमाणु हम उसको मान सकते हैं। वास्तव में वो परमाणु नहीं होते, परमाणु तो उससे भी छोटा पार्ट होता है। मतलब ऐसा पार्ट जिसको और छोटा विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता, मतलब प्रकृति का अविभाज्य कण। परमाणु के बारे में पढ़ा था, प्रकृति का अविभाज्य कण। ठीक है, ये अविभाज्य कण मतलब सबसे छोटा जो कण होता है वो क्या होता है, अपना परमाणु होता है। अब देखो साइंस में छोटी छोटी बातों में कितने बड़े बड़े बवाल हो जाते हैं। पूरी साइंस की जो केमिस्ट्री पार्ट है वो इस अणु परमाणु से स्टार्ट हुआ और पूरी की पूरी किताबें लिख दी गई। मतलब जो जैसे आप एमए करते हैं तो पूरी की पूरी एमएससी जो है वो केमिस्ट्री के ऊपर की जा सकती है। मतलब परमाणु से स्टार्ट हुआ और पूरी की पूरी किताबों तक खोजे वहां पर हो गई। तो परमाणु क्या है, प्रकृति का अविभाज्य अंग। अब बात वहां से स्टार्ट हुई और ये सिद्धांत किसने दिया था, ये सिद्धांत दिया था डाल्टन ने। कब दिया था, 1808 में। ठीक है, अब एक अपने जो इंडियंस की होती है एक आदत तो होती है, कोई भी खोज होती है तो सबसे पहले हम आकर कहते हैं ये तो हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है। तो ये प्रकृति का अविभाज्य कण जो होता है वो परमाणु होता है। ये लाइन जो लिखी हुई थी वो अपने शास्त्रों में पहले से लिखी हुई थी, ऐसा हमारे इंडियंस का कहना है। और कहने वाले कौन है, महर्षि कणाद द्वारा। ठीक है, ये चीज लिखी गई थी शास्त्रों के अंदर कि प्रकृति का कोई ना कोई अविभाज्य कण होता है, सबसे छोटा कण होता है। ये कहने वाले कौन थे, ये कहने वाले महर्षि कणाद थे। ये बात पिछली क्लास में मैंने आपको नहीं बताई थी क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनती है, क्योंकि अपनी जो साइंस जो चलती है वो यूनिवर्सल चलती है। ठीक है, तो ये ओनली इंडियंस है उसके अकॉर्डिंग नहीं। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया, डाल्टन ने दिया। तो कब दिया, तो 1808 में दिया। ठीक है, अब देखो ये था परमाणु। अब उसके बाद में एक छोटी सी चीज और हमने पढ़ी थी कि परमाणु क्या है। देखो एक होता है परमाणु, ठीक है, और एक होता है अपना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब परमाणु के अंदर क्या होते हैं, परमाणु के अंदर कुछ ना कुछ अदर एलिमेंट होते हैं जो क्या होते हैं, एक नाभिक होता है। देखो जैसे एक सबसे बीचों बीच क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक मतलब नाभिक होता है। ठीक है, अब इस नाभिक के 3 बच्चे हैं। ठीक है, कौन है, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो इसके रियल बच्चे हैं, मतलब कि सौतेले नहीं है, रियल है। इसका मतलब नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नाभिक के अंदर नहीं रहता, ये क्या करता है, ये चक्कर लगाता है। ये क्या करता है, चक्कर लगाता है। अगर आपने पिछली क्लासेज देखी होगी तो मैंने आपको बताया होगा सुचालक और कुचालक बताया था। एक मैंने आपको बताया था सुचालक। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन आया था और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब एक बात फिक्स हो गई कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाने का काम करता है। उसके बाद में एक मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
-19, और प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ना इसके ऊपर प्लस होता है ना इसके ऊपर माइनस होता है। या फिर तीसरा ऑप्शन बन सकता है कि इसके ऊपर दोनों ही चार्ज होते हैं, जिसके कारण प्लस और माइनस आपस में न्यूट्रल होकर 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की स्टोरी जो है हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ी थी, और ये स्टोरी मैं रिवाइज इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं है, ये जनरली हम भूल जाते हैं। तो ये ना भूले इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज थोड़े थोड़े टाइम में करते रहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं अणु की। ठीक है, अब अणु क्या है, देखो 2 या 2 से अधिक परमाणु का समय। अब आप समझ चुके हैं परमाणु क्या होता है। परमाणु क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ये क्या है, अलग अलग परमाणु है। देखो एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, ये भी क्या है, ये अलग परमाणु है, ये अलग परमाणु है, ये एक हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु है। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के परमाणु लिखा हुआ है, और एक क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के परमाणु लिखा हुआ है। तो जब 2 या 2 से अधिक परमाणु, ठीक है, ये परमाणु का समूह आपस में रासायनिक बंध के आधार पर अणु कहलाते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा H2O, ठीक है, तो ये क्या है, ये है अपना अणु हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें 2, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये आपस में क्या है, जुड़ रहे हैं। जुड़ते कैसे भाई, रासायनिक बंध के आधार पर जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं, रासायनिक बंध के आधार पर। बंध मतलब बांधना, मतलब क्या होता है, इनका आपस में कोई ना कोई संबंध बन जाता है। क्या बन जाता है, संबंध बन जाता है, ये आपस में जुड़ जाते हैं किसी ना किसी कारण से। ठीक है, तो देखो 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह आपस में रासायनिक बंध के आधार पर जुड़ जाते हैं, ये तो है अणु। आप देखो पेपर के अंदर क्या होगा, पेपर में आपको परमाणु, अणु, यौगिक और तत्व, इन चारों की परिभाषा देकर पूछ लेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, ये डिफरेंस मैं आपको क्लास के लास्ट में जरूर बताऊंगा जब तीनों चीजें कवर हो जाएगी। फिलहाल अपने को क्या ध्यान रखना है, परमाणु तो होता है जो सिंगल होते हैं। ये देखो ये सिंगल है, ये ऑक्सीजन का परमाणु, ये हाइड्रोजन का परमाणु। अब ये आपस में किसी ना किसी कारण से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे को जानने लग जाते हैं, और इनके बीच में कुछ ना कुछ बंध बन जाते हैं। तो ये क्या बन गया, जैसे H2O बन गया। H2O क्या है, H2 एक प्रकार का अणु है। अब लेटर सपोज मैं यहां पर लिखता हूं NH4Cl लिखा हूं। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें एक नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन परमाणु है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी अपना क्या है, एक अणु है। तो अणु क्या है, वास्तव में अणु क्या है, देखो शादी से पहले की जो कंडीशन है वो परमाणु है, और शादी के बाद की जो कंडीशन है वो अणु है। ठीक है, जैसे यूं समझ लो कि यहाँ पर कितने सदस्य हैं टोटल, देखो 2 और 1 3 सदस्य हैं। यहाँ पर देखो 1 2 और 4 6 सदस्य, ये थोड़ा सा बड़ा परिवार है, लेकिन क्या है, ये है अपना अणु। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अणु क्या है और परमाणु क्या है, रियल लाइफ से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। अब देखो, अब यहां पर एक रिएक्शन दी है कि CaO और H2O, ठीक है, ये 2 परिवार आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं, CaOH ट्वाइस। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, अब देखो Ca का एक परमाणु है, ठीक है, Ca का एक परमाणु है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन कितने हैं, देखो O2 है, यहाँ पर O2 है, O2 है, इसके मतलब ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु। भाई बाहर किससे गुणा हो रही है, 2 से गुणा हो रही है, इसका मतलब इसके अंदर 2 परमाणु हैं ये सारे के सारे। और यहाँ पर क्या है, ये देखो CaO, ये एक परमाणु है। क्यों है भाई, CaO एक अणु है, क्यों है अणु, Ca अलग है, ऑक्सीजन अलग है, 2 परिवारों को मिलन हो चुका है। इसका मतलब अब ये क्या बन जाएगा, अब ये शादीशुदा हो चुका है, मतलब अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा अणु। अब देखो इसमें Ca अलग है, OH देखो Ca अलग है, O अलग है, H अलग है, इसका मतलब ये क्या हो गई, इसकी कितनी शादी हो गई, इसकी 2 शादी हो गई। इसका मतलब ये क्या बन गया, ये भी का क्या बन गया, अपना अणु बन गया। ठीक है, ये भी अपना बन जाएगा अणु। अब देखो, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखो अणु स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं, लेकिन परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते। अभी ये लाइन अपने पेपर में आने लायक है। भाई पेपर में आने लायक क्यों है, उसका कारण जानते हैं। देखो हाइड्रोजन को हमेशा H2 देखा होगा, ऑक्सीजन को O2 देखा होगा, N2 देखा होगा। कभी किताब में देखा है क्या, हाइड्रोजन को खाली H लिख दिया, ऑक्सीजन को O लिख दिया हो, N2 को खाली N लिख दिया हो? नहीं देखा होगा। इसलिए नहीं देखा क्योंकि एक तो जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, अगर पिछली क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि जैसे कार्बन की 4 संयोजकता होती थी, तो किसी ना किसी तरीके से वो उसके ऊपर हाइड्रोजन जुड़ते थे तो इसका परिवार पूरा होता था। उसी तरीके से हाइड्रोजन की एक संयोजकता है, तो ये H2
O2 ये N2 प्रकृति में देखने को मिलते हैं, लेकिन H, O और N देखने को नहीं मिलते, क्योंकि अकेले हैं तो ये क्या होते हैं, ये स्थायी नहीं होते। ये क्या होते हैं, स्थायी नहीं होते, ये अकेले देखने को नहीं मिलते। ठीक है, मतलब इनका स्वतंत्र जो है अस्तित्व नहीं होता। किसका नहीं होता, परमाणु का। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। अब देखो थोड़ा सा ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, अणु स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं लेकिन परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते। यहां पर देखो CaOH का ट्वाइस में CaO एक अणु है, CaO एक अणु है, वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। देखो हमने यहां पर देखा कि CaO ऑलरेडी स्वतंत्र अवस्था में है। अब देखो याद कैसे करें कि अणु और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि अणु एक शादीशुदा विवाहित जोड़े की तरह है। ठीक है, और परमाणु है अविवाहित की तरह। ठीक है, अब देखो जब कहीं भी विवाहित जोड़े को जाना होता है तो क्या उनको पेरेंट्स से कभी पूछना पड़ता है? क्या जनरली नहीं पूछना पड़ता, लेकिन जो सिंगल है उनको क्या पड़ता है, पूछने की जरूरत पड़ती है, उनको ना भी कर दिया जाता है। मतलब उनका स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है, उनका पेरेंट्स का मन होगा तो वो जाने देंगे, नहीं तो वो नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो जो परमाणु है, परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट है पेपर में बहुत बार आ चुका है कि परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, सही या गलत, तो उसके अंदर अपने को छांटना है कि परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, अणु का होता है। ठीक है, अणु को यौगिक का सूक्ष्मतम भाग माना जाता है। अब देखो तीन शब्द आ चुके हैं, एक आ गया परमाणु, एक हो गया अणु, एक हो गया यौगिक। ठीक है, अब देखो यौगिक, अणु और परमाणु। परमाणु प्रकृति का अविभाज्य, ठीक है, और अपनी भाषा के अंदर कहें तो अविवाहित। ठीक है, मतलब सिंगल है। अब देखो अणु है, अणु क्या है, ये जो होता है ये होता है, ठीक है, साथ ही साथ में ये कैसे बनता है, ये कई परमाणुओं के मिक्स होने से। भाई देखो पिछली स्लाइड के अंदर जैसे ये CaOH ट्वाइस बना था। ठीक है, अब ये एक अलग परिवार बन चुका है। अब यौगिक के अंदर क्या होता है, देखो यौगिक जो होते हैं ना, यौगिक के अंदर कई परमाणु होते हैं, कई परमाणु। ठीक है, अब जैसे जनरली हम क्या देखते हैं कि जब जो खनिज निकलते हैं, खनिज वो यौगिक की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं, यौगिक की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जब खुदाई की जाती है तो बड़े बड़े पत्थर की तरह निकलते हैं। ठीक है, बड़े बड़े पत्थर के रूप में निकलते हैं, इसका मतलब उसके अंदर सिलिका है। ठीक है, मतलब कि मिट्टी है। ठीक है, उसके अंदर शीशा भी हो सकता है। ठीक है, शीशा भी हो सकता है, साथ ही साथ में उसमें लोहा भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इतने सारे परिवार उसमें साथ में मिक्स है। मतलब जब यौगिक है इसका मतलब उसके अंदर अणुओं का समूह होगा। ठीक है, उसके अंदर अणुओं का समूह होता है। ठीक है, अब देखो एक यहां पर तो देखो तत्व है, अब एक जगह देखो यौगिक भी है। ठीक है, यौगिक देखो तत्व मिलकर अर्थात समान परमाणु मिलकर यौगिक बनाते हैं। ठीक है, यौगिक कैसे बनते हैं, उसके अंदर कई प्रकार के अणु या तत्व। ठीक है, अब देखो अणु और तत्व में क्या अंतर है। अणु तो मैंने आपको बता दिया कि कई परमाणु मिलकर। ठीक है, अब जब ये परमाणु समान प्रकार के परमाणु, देखो परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, या तो अणु बनाएगा या फिर तत्व बनाएगा। लेकिन जो परमाणु जुड़ रहे हैं वे सभी के सभी अगर समान है तो अपना क्या बन जाएगा, तत्व बन जाएगा। देखो तय और तय, तत्व ऐसे लिखते हैं, तय और तय दोनों सेम है, इसका मतलब समान प्रकार के परमाणु जुड़ेंगे। समान प्रकार के परमाणु जुड़ के क्या बन जाएगा, तत्व बनेगा। और अणु क्या है, अणु का मतलब असमान प्रकार के परमाणु।
अब देखो इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं, देखो समान, तय और तय समान है, इसका मतलब समान प्रकार के जो है परमाणु इसमें जुड़ेंगे। ठीक है, समान प्रकार के, देखो ये लिखते हैं हम O3 लिखते हैं, N2 लिखते हैं, O2 लिखते हैं। ठीक है, देखो समान समान प्रकार के 3 है, समान प्रकार के 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखते हैं NO2, इसमें नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। ठीक है, नाइट्रोजन परमाणु भी है ऑक्सीजन परमाणु भी है, तो ये क्या बन जाएगा, अणु, क्योंकि दोनों ही असमान है। यहां पर देखो समान है, यहां पर भी समान है, यहां पर भी समान है, तो समान प्रकार के मिलकर क्या बनाते हैं, तत्व बनाते हैं। और असमान प्रकार के परमाणु होते हैं तो वो क्या बनाएंगे, अपना अणु बनाएंगे। अब बात थी यौगिक की। ठीक है, तो यौगिक क्या होता है, यौगिक अणुओं का समूह, अणुओं या फिर तत्वों का समूह क्या होता है, अपना यौगिक होता है। तो ये 4 परिभाषाएं जो है अपने को यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। एक बार फिर लास्ट के अंदर मैं आपको ये चीज जो है वापस रिवाइज करवा दूंगा। तो हम कहाँ पर थे, वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। देखो हमने यहां तक पढ़ लिया था कि अणु को यौगिक का सूक्ष्मतम भाग माना जाता है। भाई यौगिक का मतलब क्या हो गया, यौगिक का मतलब बड़ा बड़ा सारा एक पत्थर निकलेगा। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा गोल्ड होगा, थोड़ा सा सिल्वर होगा, थोड़ा सा इसके अंदर एसन होगा, थोड़ा सा इसके अंदर तांबा होगा, थोड़ा सा पीतल होगा। तो ये क्या है, ये जो है ये अपना अणु या फिर परमाणु होगा, अणु या परमाणु। ठीक है, और ये पूरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपना यौगिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी कितने होंगे, इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, परमाणु जुड़े हुए होंगे, बहुत सारे परमाणु। मतलब अणु किससे मिलता है, मिलकर बनता है, अणु और तत्व परमाणु से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अब चलो बढ़ते हैं अब फिर तत्व के ऊपर। देखो एक ही प्रकार के परमाणु जुड़कर तत्व का निर्माण करते हैं, जैसे H2 O2। ठीक है, H2 और O2 ये अपने क्या हो गए, समान प्रकार के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अपने तत्व बनाते हैं। लेकिन H2O, ठीक है, CH3OH तत्व नहीं है, क्योंकि अलग अलग परमाणु से मिलकर बने हुए। ठीक है, अलग अलग परमाणु से मिलकर बने हुए। ठीक है, अब देखो अलग कैसे, देखो ये है हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, और ये है ऑक्सीजन का परमाणु। तो परमाणु अलग अलग है, तो जो परिवार बन रहा है वो क्या, वो एक जैसा है, एक जैसा नहीं है, इसका मतलब अणु बन गया। अब देखो यहाँ पर C है, कार्बन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 1 हाइड्रोजन फिर से जुड़ा हुआ है, तो टोटल तो 4 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन। तो ये क्या है, ये जो परिवार बन रहा है, जब भी पता चले कि परिवार बन रहा है, परिवार बने तो या तो अणु होगा या फिर तत्व होगा। लेकिन अगर परमाणुओं की जो संख्या है, परमाणु जो है वो सारे के सारे अलग है तो बनेगा अणु, और अगर समान होते तो फिर वो अपना क्या बन जाता, फिर वो अपना बन जाता है यहाँ पर तत्व बन जाता। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो याद ये अपने को थोड़ा सा करना पड़ेगा, अपनी एनसीईआरटी किताब के अंदर ये जो है सारणी बनी हुई है। ठीक है, अब देखो कैसे याद करेंगे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। देखो द्विपरमाणु का मतलब क्या होता है, इसमें याद करना है कि जितने परमाणु जुड़े हैं वह संख्या के आधार पर परमाणुकता दी जाती है। तो अपने यहां पर क्या सीख रहे हैं, परमाणुकता। ठीक है, तो परमाणुकता का मतलब होता है परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। ठीक है, ये होती है परमाणुओं की संख्या। अब देखो हम लिखते हैं ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं, हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं। इसलिए ये सारे के सारे क्या है, ये द्विपरमाणु है। कैसे हैं, द्विपरमाणु है, द्विपरमाणु होते हैं। ठीक है, उसके बाद में याद करने वाले जो है वो जो पेपर के अंदर पूछे जाने की संभावना रहेगी वो सबसे ज्यादा इनकी रहेगी, फास्फोरस और सल्फेट, फास्फोरस और सल्फेट, इनकी पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। देखो फास्फोरस क्या है, फास्फोरस जो है वो चतुर परमाणु होता है, मतलब 4 परमाणुओं की संख्या उसके अंदर होती है। कितने परमाणुओं की संख्या है, 4 परमाणुओं की संख्या है। तो याद करना है फास्फोरस क्या है, चतुर परमाणु। अब अगर फास्फोरस पहली बार नाम सुना है तो मैं आपको बता देता हूं, फास्फोरस हमारे जिंदगी के अंदर बहुत जगह काम में आता है। जैसे माचिस की तिल्ली के आगे जो ब्लैक पार्ट लगा होता है वो ब्लैक फास्फोरस होता है। पटाखे जब छोड़ते हैं फास्फोरस की मात्रा होती है, अनार छोड़ते हैं उसके अंदर जो कलर निकलता है फास्फोरस उसका कारण है। ठीक है, अब देखो सल्फेट, सल्फेट क्या है, सल्फेट बहुपरमाणु होता है, ये याद रखना है। सल्फेट क्या है, सल्फेट बहुपरमाणु होता है, यूं याद कर लो। सल्फेट जो है वो ज्यादा एज्ड है तो इसलिए क्या है, इसलिए बहुपरमाणु का, क्या है, बहुपरमाणु का।
ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट है अपना आर्गन। देखो आर्गन क्या है, एक परमाणु है। अब एक परमाणु क्यों है, थोड़ी सी आर्गन की जो है कहानी सुनाता हूं मैं आपको। देखो आर्गन जो है ये एक अक्रिय गैस है, किसी से भी क्रिया नहीं करती, ये रहना चाहती है एकांत में, अकेला रहना पसंद करती है। और अकेली ये कहां पर रहती है ये मैं आपको बता देता हूं। जो ट्यूबलाइट होती है या फिर हमारे घर में जो बल्ब पाए जाते हैं उसके अंदर आर्गन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस होती है, आर्गन गैस। ठीक है, किसी से भी क्रिया नहीं करती तो अक्रिय, अक्रिय गैस। ठीक है, अक्रिय गैस है तो ये कहां पर देखने को मिलती है, ट्यूबलाइट में। ठीक है, ट्यूबलाइट के अंदर देखने को मिलती है। और अक्रिय गैस है इसके लिए मतलब एक परमाणु का है, एक परमाणु, ये है एक परमाणु का। उसके बाद में देखो हीलियम गैस, हीलियम गैस भी जो है ये एक प्रकार की अक्रिय गैस है। क्या है, हीलियम, हीलियम जो है ये है एक परमाणु। ठीक है, आर्गन जो है ये भी है एक परमाणु। ठीक है, ये दोनों जो है अक्रिय गैस हैं। कैसे गैस हैं, अक्रिय गैस हैं, मतलब जो कि क्रिया नहीं करती। एल्यूमिनियम ये भी क्या है, एक परमाणु गैस है। कैसी है, एक परमाणु। वैसे ये धातु है तो कैसी है, तो एक परमाणु है। कॉपर जो है एक परमाणु है। देखो दो धातुएं दी गई है, एक दिया है एल्यूमिनियम, एक है कॉपर, ये दोनों क्या है, एक परमाणु का है। ठीक है, अब देखो एक था आर्गन और एक है हीलियम। ठीक है, ये दोनों कैसे, ये भी एक परमाणु है क्योंकि ये क्या है, अक्रिय गैस है। कैसी गैस है, अक्रिय, मतलब किसी भी गैस से क्रिया नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद में देखो ये है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये है द्विपरमाणु गैसें हैं। ठीक है, द्विपरमाणु गैसें, ये अपने को डायरेक्ट यहां पर याद करना है। ठीक है, उसके बाद में देखो बढ़ते हैं, अब चलते हैं यौगिक के ऊपर। ठीक है, अब देखो तत्व मिलकर, देखो तत्व मिलकर अर्थात समान परमाणु मिलकर यौगिक बनाते हैं। वही तत्व मिलकर, जैसे तत्व मिल जाते हैं, तत्व मिलकर वो क्या बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे H2O में क्या है, H2 एक तत्व है, वह ऑक्सीजन एक परमाणु है, तो H2O क्या हो गया, एक प्रकार का एक यौगिक हो गया। क्या हो गया, एक यौगिक हो गया। ठीक है, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन परमाणु है C और O2 क्या है, एक तत्व है, तो CO2 एक यौगिक हो गया। क्या हो गया, CO2 एक अपना यौगिक हो गया। ये अपने को डायरेक्ट याद करने हैं कि कौन सा किस श्रृंखला के अंदर आता है। पेपर के अंदर जो पूछे जाने की संभावना रहेगी वो रहेगी अपने जो एग्जाम्पल है उनकी, साथ ही साथ में अगर परिभाषा आती है तो तीनों चारों परिभाषाएं एक साथ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, देखो किसी भी यौगिक का परमाणु द्रव्यमान किस प्रकार, अब अपने जो है यहां पर परमाणु द्रव्यमान निकालना, परमाणु द्रव्यमान निकालना। ठीक है, अब देखो इसके लिए अपने को क्या है, पूरी पीरियोडिक टेबल जो है वो यहाँ पर याद करनी पड़ती है। और पीरियोडिक टेबल अपने को याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे नहीं जाते, परंतु एनसीईआरटी में दिया हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि किस तरीके से अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं H2O का आपका बता देता हूँ, और ये अपने को अगर समझ ना आए तो डायरेक्ट याद करना है कि कितना होता है इसका, इसका होता है 18 ग्राम। कितना ग्राम, 18 ग्राम। मतलब कि अगर एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है, उसका भार कितना होगा, 18 ग्राम एक अणु का यहाँ पर भार होता है। देखो यहाँ पर क्या है, दो हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक अपना ऑक्सीजन है। ठीक है, इसका क्या निकालना है, भार निकालना है, यानी द्रव्यमान इसका निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो एक हाइड्रोजन 1 ग्राम का होता है तो 2 हाइड्रोजन गुणा 2। अब देखो ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 8 नंबर पे, और जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उससे जस्ट डबल उसका परमाणु भार होता है। तो परमाणु भार कितना हो जाएगा, देखो 8 नंबर पे आता है, परमाणु भार इसका हो जाएगा 16, तो 16 और 2 18। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन जब 1 नंबर पे आता है तो यहां पर मैंने 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अपने को क्या लिखना है, भार लिखना है, तो भार तो उसका डबल होता है। लेकिन मैंने बताया था कि कुछ
जो पार्टिकल है उनके अंदर क्या है, अपवाद है। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है और 1 ग्राम ही उसका क्या होता है, भार होता है, इसलिए मैंने भार उसका लिखा 1 ग्राम। ठीक है, तो टोटल हो गया 18। ये 18 आपने को याद करना है कि H2O का कितना होता है, तो 18 होता है। अब उसके बाद में एक एग्जांपल और देखो, CH4। ठीक है, CH4। अब देखो इसके अंदर क्या है, कार्बन का कितना अणु है, कार्बन का 1 अणु है, और हाइड्रोजन के कितने अणु है, 4 अणु है। कार्बन कितने नंबर पे आता है, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कार्बन आता है 6 नंबर पे। और साथ ही साथ में कार्बन का अपने को याद होना चाहिए, क्योंकि कार्बन परमाणु के बारे में पूरा एक टॉपिक अपने को अलग से दिया गया, तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कार्बन कितने नंबर पे आता है, तो 6 नंबर पे आता है। तो कार्बन का 1 परमाणु है, इसलिए गुणा मैं करूंगा 1 से। ठीक है, अब देखो प्लस आ जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु बाहर होता है 1, और कितने अणु है, 4, तो 4 की गुणा, तो 6 + 4 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। लेटर सपोज कल को C2H8 होता। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो ठीक है, अब देखो, अब यहां पर कार्बन है, कार्बन के कितने परमाणु हैं, तो 2 परमाणु हैं। ठीक है, अंदर क्या लिखेंगे, भार लिखेंगे। तो देखो कार्बन आता है 6 नंबर पे, और परमाणु भार उसका होता है डबल, तो 12। अब लगेगा प्लस। अब हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 8 परमाणु है, एक का भार कितना है, 1 ग्राम है। तो देखो 12 दूनी 24, प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान, 8 हो कम 8, तो टोटल कितना हो गया, 32। इस तरीके से जो है इसके परमाणु बाहर निकाले जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपने को ये 2 परमाणु का जो फॉर्मूला है, ये अपने को याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इतने सारे फॉर्मूले हैं साइंस के अंदर, लेकिन ये 2 जो है एनसीईआरटी में अलग से दिए गए। ठीक है, और ये अपने यूज आने वाले भी है नॉर्मल लाइफ के अंदर। अब देखो यहां पर है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इसका फॉर्मूला क्या है, देखो HNO3 है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सोरे का तेजाब बोलते हैं, सोरे का तेजाब बोलते हैं। मतलब ये एक प्रकार का क्या होता है, तेजाब होता है। एक देखो नमक का तेजाब होता है, एक होता है सोरे का तेजाब होता है, जो बहुत ही ज्यादा मतलब डेंजर होता है, मतलब काफी ज्यादा ज्वलनशील होता है। ठीक है, तो ये होता है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला देखो, नाइट्रिक है इसका मतलब N तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये N आ गया। और देखो HO3 है, देखो HO2 तो हमने पढ़ा है, यहाँ पर HO3 है। ठीक है, तो HO3 इस तरीके से याद कर लेंगे। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक आ रहा है, इसका मतलब N आएगा। N, और ज्यादातर अपने को साइंस के अंदर एक ही चीज का परमाणु का फॉर्मूला आता है H2O, यहाँ पर HO3 करना है। देखो HO3 करना है, कैसे भी करके अपने को ये याद करना है। तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला हो गया HNO3। उसके बाद में देखो सोडियम सल्फेट, सोडियम को Na से दर्शाते हैं, ये हो गया Na, और सल्फेट CO3 हो जाएगा। ये फॉर्मूले किसी भी तरीके से अपने को यहाँ पर याद करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक लास्ट जो टॉपिक है इसके अंदर बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक का नाम है, देखो मोल संकल्पना। पेपर में आने का पूरी पूरी संभावना है कि 1 मोल की वैल्यू कितनी, 1 मोल की वैल्यू कितनी है, तो 6.023 × 10⁻23। देखो 6.022 है, इसको 6.023 भी याद कर सकते, 6.23 × 10⁻23। देखो यहाँ पर भी 23 और यहाँ पर भी 23, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.023 × 10⁻23। तो अब देखो हमने कौन कौन सी वैल्यू याद की है, एक इलेक्ट्रॉन की याद की है, -1.6 × 10⁻19। एक हमने याद किया था परमाणु की त्रिज्या। ठीक है, 10⁻−10 है, पिछली क्लास में मैंने बताया था 10⁻−9, लेकिन वास्तव में जो है 10⁻−10 है। क्या है, 10⁻−10 मीटर। ठीक है, परमाणु का आकार ये है 10⁻−15। ठीक है, 10⁻−15 क्या है, आगे मीटर है। फर्मी में पूछे तो 1 फर्मी, 1 फर्मी। और मैंने आपको याद करवाया था कि एक फर्म के अंदर, एक फर्म को रजिस्टर होने के लिए कम से कम उसके अंदर 15 लोग कार्य करने चाहिए। तो ये हो गया 1 फर्मी 10⁻−15। और एक चीज जो हमने यहाँ पर याद की है, प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, प्लस का 1.6 × 10⁻−19। और एक हमने याद किया था न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल होता है। और एक होता है 1 मोल की वैल्यू,
एक मोल की वैल्यू जो याद की है 6.023 इंटू 10⁻23। अब ये याद रखने वाली चीज है कि यहाँ पर प्लस का है, बाकी सभी में जो वैल्यू है ये माइनस की है, यहाँ पर क्या है प्लस की वैल्यू है। ठीक है, अब ये संकल्पना दी किसने थी, ये जो संकल्पना दी थी वो दी थी ठीक है, देखो मोल संकल्पना देने वाले कौन है, तो ऑस्वाल्ड। ठीक है, विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने ये जो संकल्पना दी थी, किसने दी थी, विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने। अब देखो इसको याद करने का एक तरीका बताता हूं। जब हम छोटे थे तो एक टीवी में एक कार्टून नेटवर्क पर एक नाटक आया करता था। देखो एक तो आता था नोडी और एक आता था ऑस्टवाल्ड। ठीक है, अगर ये आपने बचपन में देखे होंगे, अगर आपके जमाने में भी ये नाटक आते होंगे तो फिर आपको जरूर याद रहेगा कि मोल संकल्पना किसने दी थी, तो मोल संकल्पना किसने दी थी, ऑस्टवाल्ड ने दी थी। अब ये नाम तो आपको याद रह जाएगा ऑस्टवाल्ड, ठीक है, लेकिन कैसे याद रहेगा कि इसने किसकी खोज की थी। तो अगर आपने वो नाटक देखा होगा तो उसके अंदर देखो एक इस तरीके की फेस होता था, यहाँ पर आंखें होती थी और छोटे छोटे पैर होते थे। ठीक है, इतने इतने पैर होते थे। ठीक है, इस तरीके से होता था। अब देखो जो भी अपनी चीजें पढ़ रहे हैं, परमाणु पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे होंगे, गोल होंगे, और ये भी क्या है, गोल है। ठीक है, गोल कौन है, तो गोल है ऑस्टवाल्ड गोल है। और ये मोल संकल्पना भी किससे रिलेटेड है, परमाणु से रिलेटेड है। तो जो मोल संकल्पना किसने दी थी, तो विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने ये जो संकल्पना दी थी। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 6। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है ये है 6.023 इंटू 10⁻+23 है पावर के अंदर, ये ध्यान रखना अपने को। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आ जाते हैं। देखो परमाणु के नाभिक का आकार है वो कितना है, 10⁻⁻15 या फिर 1 फर्मी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है, नाभिक का आकार दिया गया है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, मतलब उदास होते हैं, ना प्लस है ना माइनस है, कोई ग्राफ के अंदर ना ऊपर है ना नीचे है, ग्राफ कैसा है, ऐसा है। ठीक है, उसके बाद में देखो अब इसका चार्ज दिया गया है -1.6 इंटू 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखो -1.6 तो ये किसका हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है। अब यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये किसका हो जाएगा, प्रोटॉन का हो जाएगा। और न्यूट्रॉन पर दोनों आवेश संभव है। देखो या तो दोनों आवेश संभव है, तभी वो जाके क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। प्लस ये है माइनस का, ये है प्लस का, तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब न्यूट्रॉन कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अब एक दो चीजें और याद रखनी है। देखो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, एंडरसन थे। ठीक है, एक था प्रोटॉन और एक है पॉजिट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन जो है ये अलग अलग चीजें हैं। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, तो एंडरसन ने की थी। किसने की थी, एंडरसन ने की थी। ठीक है, अब देखो यहां पर एंडरसन एक खोज करता है, और अपने जो जीके के अंदर पढ़ते हैं तो कोई अभ्यारण्य वगैरह पढ़ते हैं, उसके अंदर एंडरसन नाम की एक मेंढक की प्रजाति बताई जाती है। तो पॉजिट्रॉन को थोड़ा सा उससे जो है रिलेट करो। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन, कौन है, एंडरसन। अब देखो अगर साइंस पढ़ोगे तो ऐसी नई नई चीजें सीखोगे। अब देखो क्या सीखने जा रहे हैं, परमाणु बम। परमाणु बम की खोज किसने की थी, तो इसके आविष्कारक जो थे वो थे ओपन हैमर व ऑटो हॉर्न। देखो इसको याद कैसे करेंगे, देखो हैमर हथौड़ा जो होता है ना, हथौड़ा, हथौड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैमर बोलते हैं। ठीक है, तो देखो परमाणु बम भी किसी चीज को फोड़ने के काम आता है, और हैमर भी किस काम आता है, वो भी तोड़ने फोड़ने के काम आता है। ठीक है, फोड़ने के काम आता है। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा, ओपन हैमर। तो हैमर मतलब हथौड़ा, हथौड़ा मतलब तोड़ फोड़ करने वाली चीज, तो वो क्या हो जाएगा, परमाणु बम हो जाएगा। ठीक है, और एक जो था इसका ऑटो हॉर्न, दोनों मिलाकर इसके आविष्कारक है। अब देखो परमाणु संख्या, अब देखो यहां पर क्या क्या पढ़ा हमने। एक देखो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, ये थे एंडरसन थे। ठीक है, उसके अलावा परमाणु बम ये कैसे बना था, ये बनाया था हैमर ने। ठीक है, साथ ही साथ में ऑटो हॉर्न ने। ठीक है, अब देखो
अब देखो एक क्या है परमाणु संख्या, भाई किसको दिमाग में आया कि परमाणुओं को भी नंबर के अंदर रखना है, तो एक मोजले नाम का आदमी था, क्या नाम था, मोजले। ठीक है, अब इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अगर हम पढ़े तो मोजेले, मोजेले मतलब मोजे बेचने वाला जो आदमी था उसने परमाणु संख्या की खोज किसने की, तो मोजे बेचने वाले आदमी ने, मोजले नाम था उसका, मोजले। ठीक है, तो परमाणु संख्या के खोजकर्ता कौन थे, वो थे अपने मोजले थे। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट था अणु व परमाणु के लिए पूरा टॉपिक जो एनसीईआरटी से हमने कवर किया है। साथ ही साथ में अब नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आएगी। तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें तब भी अपने को कॉपी को साथ में लेकर चलना है और जो भी नई चीज़ लगती है उसको वापस नोट करना है। और मैं तो कहता हूं कि आप अन्य महत्वपूर्ण लिख के उसको फिर से एक बार नोट करेंगे अगर ऑब्जेक्टिव को, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और साथ ही साथ में वो क्वेश्चन भी आपको करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।